नमस्कार। सबको मैं कुलदीप भारद्वाज, नमस्कार मेरा इंडिया के आज रात नमस्कार। की 9 बजे की चर्चा में और कहूंगा एक तरीके की विशेष चर्चा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चर्चा प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि इन दिनों जो हालात जो आजकल पंचायत प्रमुख के चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर लाठीचार्ज से लेकर फायरिंग तक उत्तर प्रदेश में बखूबी हुई है। आज दिल्ली के अंदर हालांकि कल ही मंत्रिमंडल में काफी बदलाव हुए थे, जीर्णोद्धार कुछ भी कहिए उसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आज आते ही पेट्रोल दिल्ली के अंदर 100 रुपए 56 पैसे हो गया, आज फिर बढ़ के। वहीं सीएनजी के दाम भी 90 पैसे बढ़ गए। कुल मिलाकर कई अनेकों छोटी छोटी चर्चा उनके ऊपर चर्चा करते रहेंगे। कल आपने देखा किस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कुछ के नजरों के अंदर जीर्णोद्धार हुआ, कुछ की बलि ली गई, कुछ को नवाजा गया। खुशकिस्मती कुछ लोगों की जो आए, और मैं कहूं कि कहीं ना कहीं अपने बीच में कहते अपने लोगों को लतिया कर जो आए किसी भी प्रकार, अनेकों लोग उनको लंका में विभीषण की संख्या दे रहे हैं, जैसे पासवान साहब, चिराग पासवान के चाचा, उनको भी बाकायदा नवाजा गया, ताजपोशी हुई इनकी कुर्सी पर। उसी चर्चा के ऊपर आज हमारे साथ चर्चा, क्योंकि आपको मालूम है इस जो मंत्रिमंडल है इसके अंदर बताया जा रहा है 13 वकील साहब है, एलएलबी किए हुए लोग हैं। आज हमारी चर्चा के अंदर, इस चर्चा के अंदर हमने प्रयास किया कि हमारे साथ भी अधिवक्ता लोग ही जुड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। इस चर्चा में हमारे साथ दिल्ली से एडवोकेट राम प्रकाश पावा जी। राम प्रकाश पावा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ एडवोकेट हरिवंश मिश्रा जी वाराणसी से। मिश्रा साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और मेरे पास जो है अधिवक्ता है, आप प्रोफेसर है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, आदरणीय डॉक्टर दानपाल सिंह जी। दानपाल सिंह जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन आज की इस चर्चा के अंदर। मैं प्रारंभ करना चाहूंगा राम प्रकाश पाहवा साहब के। आप राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। पाहवा साहब आए, आपने देखा कि हर्षवर्धन साहब किस प्रकार उनकी बलि, कहा जा रहा है कि गरीब मार पड़ गई। हमने इसीलिए आज टाइटल रखा था कि गरीब मार या मन से हार। मोदी जी ने कहीं आगे के चुनावों के संभावित परिणामों को ध्यान में रखते हुए और संभावित नेगेटिव क्षेत्र के अंदर कहीं उनको ध्यान में रखते हुए इस मंत्रिमंडल का मैं तो कहूंगा कि जीर्णोद्धार किया गया है। कुछ लोग उसको रीशफलिंग कह रहे हैं, विचार आपके अपने। तो राम प्रकाश पावा साहब क्या कहेंगे, गरीब मार पड़ी हर्षवर्धन के ऊपर? सबसे पहले तो मेरा जो सज्जन इसमें भाग ले रहे हैं, जो बंधु, उनको नमस्कार। आपको नमस्कार। ये कार्यक्रम देखने वाले सभी को नमस्कार, और जो नहीं किसी कारण से देख पा रहे उनको भी सादर नमस्कार। आपने अपने इस कार्यक्रम को जो शीर्षक दिया है वो है गरीब मार, मन की हार या जीर्णोद्धार। आपने इस ढंग से शीर्षक दिया है, और अपने शुभारंभ में भी आपने कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें आपने कुछ व्यक्ति विशेष को की ओर भी इशारा किया है। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इसको कह रहे हैं कि गरीब मार, मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गरीब कहते किसको है। धन से गरीब, मन से गरीब, सोच से गरीब, किस चीज से गरीब। गरीबी कई तरह की होती है। मैं समझता हूं जिसको हम गरीब कह रहे हैं वो वास्तव में गरीब नहीं है, हम उनको कह रहे हैं, और मैं समझता हम उनको शायद भड़का भी रहे हैं। ये ऐसा मैं समझता हूं, इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। अगली बात, मन की हार। ये किसके मन की हार की बात हो रही है, मैं उसके ऊपर अभी चर्चा ना करके ये कहना चाहूंगा, एक सर्वविदित कथन है, ये मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा पावा साहब। मैं आपको रोक रहा हूं, क्षमा चाहूंगा, हालांकि अभी मैं पहले राउंड पर ही रहना चाहता था, लेकिन अगर आपने बात छेड़ ही दी है इसके ऊपर, जब आपने कह दिया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अगर मन के हारे कहीं हार ना लग रही होती मोदी जी को तो शायद जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, उससे पहले आप प्रारंभ करें अपने विचार, वो ये कि हमने बेशक टाइटल दिया, लेकिन आवश्यक नहीं है आप हमारे टाइटल से सहमत हो। यहाँ आपके विचार बिल्कुल आपके स्वतंत्र हैं, आप अपने विचारों को रखने के लिए। पावा साहब। मान्यवर, मेरा सहमत होना या असहमत होने वाली बात नहीं है। मैं मात्र अपने विचार रख रहा हूं कि जिस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं। यहाँ मैं एक बात और कह देना चाहूंगा, एक अंग्रेजी की कहावत है, एवरीथिंग लुक्स येलो टू ए जॉन्डिस्ड आई।
हमें, मैं समझता हूँ, थोड़े हर चीज को खुले मन से देखना होगा, और यदि हम खुले मन से देखेंगे तो हमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी नजर आएंगी। अब यदि ये कहा जा रहा है कि ये मोदी जी के मन की हार है, मैं तो समझता हूँ इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि मोदी जी हैं क्या। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक प्रधानमंत्री को इस अपना अधिकार होता है समय समय पर अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का, और फेरबदल करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जहां ये महसूस किया जा रहा है कि कुछ एक मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो अपने कार्य का निर्वहन जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो मुखिया है उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती हैं, उसकी अपेक्षाएं होती हैं। जिस तरह से वो अपेक्षा रखते हैं उस तरह से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक। ये भी बाबा साहब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकूंगा। बाबा साहब, आप बिल्कुल, यही प्रश्न था, यही चीज थी जो कहा था गरीब मार हर्षवर्धन के ऊपर। आपको भी मालूम है इस समय के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो चीफ है वो नरेंद्र मोदी है। इसके अंदर नीति आयोग भी इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर पीएम भी इन्वॉल्व होता है। इसीलिए बलि का बकरा जो बनाया गया कहीं ना कहीं हर्षवर्धन जी को बनाया गया। मैं आपके पास आऊंगा, इस चर्चा को आगे जारी जरूर रखूंगा मैं, लेकिन अब डॉक्टर दानपाल सिंह जी के पास आ जाऊं। अगर सीधा डॉक्टर दानपाल सिंह, हमने शुरुआत यही करी थी कि गरीब मार। अब ठीक है, पावा साहब ने कह दिया, ने को रास्ते गिनवा दिए कि गरीब किसको कहते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन बात यह है कि अगर जैसा पावा साहब कह रहे थे कि भाई काम से संतुष्ट ना होना, तो फिर निर्मला सीतारमण के काम से आज तक कौन संतुष्ट था? हुई ना गरीब मार या नहीं हुई? डॉक्टर दानपाल सिंह। सही कहा आपने सर। यहाँ पर तो सामने दिख रहा है कि ये देश की समस्याओं को छोड़कर ये आगामी चुनाव की ज्यादा चिंता यहाँ पर दिख रही है। इसको आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं, हम जीर्णोद्धार भी नहीं मानते हैं। ये तो केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ लोगों को बलि बनाया गया है, बलि का बकरा बनाया गया है, और कुछ जाति समीकरण और तमाम चीजों को सहेज कर आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्य समस्या हमारी आज कोरोना है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है। कुछ खबरों के द्वारा जो सूचना मिलने, लगभग 20 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। 130 करोड़ आबादी में 20 करोड़ बेरोजगार हो गए। जीडीपी आपकी 8% के लगभग डाउन हो गई। देश कितना पीछे चला गया, उसके बाद भी महंगाई बढ़ती जा रही। इन चीजों पर ध्यान देने के बजाय मंत्रिमंडल में विस्तार करके कुछ लोगों को बलि का बकरा बना के इससे काम नहीं चलेगा। जरूरत तो ठोस कार्यवाही की जरूरत थी डॉक्टर दानपाल। लेकिन जैसे एडवोकेट पहावा साहब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं काम से तो संतुष्ट नहीं है ना। चुनावी मोड में हर व्यक्ति को जाना होता है क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र है, तो काम से तो संतुष्ट नहीं होंगे, तभी उन्होंने बदलाव किया। और उनका ठीक है, अधिकार क्षेत्र है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमारे जो टाइटल में जो एक बीच का शब्द है कि मन से हार यही है कि कहीं उन्हें चुनावी दुष्परिणाम, मैं दुष्परिणाम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, या विरोधी परिणाम तो नजर नहीं आने लगे थे। इसीलिए इस मिड टर्म के अंदर आकर उन्होंने मंत्रिमंडल में बदलाव किया। हालांकि उनका अधिकार है, फिर वही बात है। डॉक्टर कृष्णपाल। बिल्कुल सर, अधिकार तो उनका है ही, लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण समस्या है, अगर उस पर कोई ठोस कार्रवाई होती है तब तो समझ में आता है। आपके नए मंत्री बन जाने से, मंत्रियों की संख्या बढ़ जाने से जो मुख्य समस्या है उस पर कहां पर कार्रवाई हो रही है? महत्वपूर्ण तो इस पर यह है, इस पर ध्यान दे, इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो तो बात समझ में आती है। तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना मन की ये तो इंतजार करना ही पड़ेगा कितना। अब तो सर ये देश इंतजार के मूड में नहीं है। अब इंतजार हो भी नहीं सकता है। जहां पर 20 करोड़ की आबादी बेरोजगार हो गई हो, जहां 8% जीडीपी घट गया हो, जिसके पास कहीं किसी के पास रोजगार न हो, तो आप किसी को सजा दें, किसी को बलि का बकरा बनाए, इससे काम नहीं चलने वाला है। अब तो तत्काल कुछ संजीवनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कंट्रोल तो नरेंद्र मोदी जी के हाथ के अंदर है। मैं आपके पास फिर लौटूंगा अगले राउंड के अंदर। एडवोकेट हरिवंश मिश्रा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपकी नजरों में ये मंत्रिमंडल का विस्तारीकरण था, क्योंकि 77 मंत्री बना दिए गए, या कहीं एक ओवरहॉलिंग थी जिसको हम लोग जीर्णोद्धार कहते हैं? एडवोकेट मिश्रा। पहले तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, अपने दोनों बड़े भाइयों को भी, डॉक्टर साहब को भी, वकील साहब को भी सादर प्रणाम करता हूं।
जहां तक आपने जीर्णोद्धार शब्द का यूज किया है, प्रयोग किया है, मुझे ये लगता है कि माननीय मोदी जी मंत्रिमंडल में या तो कुछ लोगों को उनका कद घटा दे, बढ़ा दे, इससे 135 करोड़ की जो जनता है जी, इसको मुझे कहीं लाभ होता नजर नहीं आ रहा दिखा जी, अगर इससे कोई लाभ हो जाए तो बात समझ में आए। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी गुफा है, चुनावी जुमला है। अभी विगत दिनों ये लोग बंगाल में गए, बंगाल में चुनाव का क्या इन लोगों का कार्यक्रम रहा, किस तरह से इन्होंने चुनाव लड़ा, किस तरह से इनका प्रोपोगंडा वहां खड़ा हुआ। मैं बनारस से आता हूं, यहाँ से मोदी जी सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं। इनसे बनारस की वस्तु स्थिति ये है कि यहाँ का एक छोटा कार्यकर्ता भी बीजेपी का जो था वो बंगाल इनको चुनाव लड़ा रहा था जी। ये कोरोना के नाम पर हाय तौबा मचाए हुए हैं, लोगों को घर में रख रहे हैं, लोग अपने रोजी रोटी से विमुख हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि नहीं इतनी बेरोजगारी हो गई, जीडीपी इतना घट गया। तो एक छोटी सी बात बता दें भाई साहब कि जब यही कांग्रेस की सरकार थी जी, तो एक प्रचार आता था टीवी पे कि बहुत सह लिया हमने ये मार, महंगाई पे एक महिला बोला करती थी, और इसके बाद आता था कि अब की बार मोदी सरकार। जी, इनका चुनावी जुमला ही महंगाई था जी, और जिसपे इनका नियंत्रण नहीं रहा। तो आज तो हर समस्या से हट करके सिर्फ इनको महंगाई पे जवाब देना चाहिए। इनका कोई भी, पहले क्या था कि पहले कोई सरकारें रही हो, एक जो जिम्मेदार मंत्री हुआ करता था वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो अपनी उपलब्धि और नाकामी को पब्लिक और मीडिया के सामने रखता था। जी, आप हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। जी, स्थिति ये है कि अगर आप टीवी ऑन करिए, आज तक है, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, जी, कोई भी मीडिया हो, जी, ये सिर्फ मोदी के कामयाबी को गिनाते हैं लोग, नाकामी पर इनका एक भी फ्लैशबैक नहीं चलता। जी। ठीक है मिश्रा जी, मीडिया एडवोकेट साहब मैं आपके पास आता हूं। मिश्रा जी, पावा साहब, अभी जैसा कि एडवोकेट मिश्रा जी कह रहे थे कि पहले जो मंत्री हुआ करते थे वो अपनी मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि हर चीज की जानकारी टीवी पर आकर नरेंद्र मोदी जी देते हैं। अब मैं अपने इसी टाइटल से शब्द को जोड़ रहा हूं। पोखरियाल साहब जो थे, उनकी जब शिक्षा सीबीएसई की जो परीक्षाएं स्थगित की गई, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने आकर टीवी पर आकर उसकी घोषणा की। तो फिर बलि का बकरा पोखरियाल क्यों? आप ये बताइए मुझे। अभी जो आप कह रहे थे मोदी जी का बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल बदले, कहीं किसी किस्म की कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना, इसको तो नहीं नकार सकते आप कि आगामी चुनावों में, चाहे बेशक कोरोना महामारी की वजह से, बेशक दुनिया में पहली बार आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उसके उल्टे परिणाम तो नजर आ ही रहे थे। पावा साहब, मेरा ये कहना कि उनका अधिकार है, मात्र इसको एक इसके शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि मात्र अधिकार नहीं है, बल्कि उस अधिकार का जो इस्तेमाल किया जा रहा है किस परिस्थिति में किया जा रहा है। अब एडवोकेट मिश्रा जी ने ये फरमाया कि पहले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस किया करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। अगर मैं क्षमा याचक हूँ ये कहते हुए कि इनको शायद जानकारी नहीं है कि आज पूरे कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक के बाद खासतौर पे स्वास्थ्य मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो मंडाविया साहब हैं जो नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, एक कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के माध्यम से जनता को ये जानकारी दी है कि इस इशू को जो स्वास्थ्य को लेकर के है, चाहे उसमें कोरोना भी आ जाता है और चीजें भी आ जाती हैं, उसको लेके 123,000 करोड़ या कुछ ऐसी राशि है, इसके लिए एक पैकेज जारी किया गया है जिसमें बहुत सारी उन्होंने चीजें गिनवाई हैं जिनको लेकर के सिस्टम को पुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन पावा साहब मैं आपको रोक रहा हूं, ये एक्सेप्शनल केस होगा, क्या ये उम्मीद की जाए? चलिए हम आप ही की बात को ऊपर रख लेते हैं। आज तो उन्होंने क्या, क्योंकि कल ही मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कल ही उन लोगों ने ज्वाइन किया है, आज बैठक भी हो गई, कॉन्फ्रेंस भी हो गई, परंपरा जारी रहेगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे।
किस परंपरा का आप ये जो आप कह रहे हैं कि आज उन्हीं मंत्री ने, उसी विभाग के मंत्री ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि नरेंद्र तोमर भी आते रहे हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं है, नरेंद्र तोमर दूसरे अनवरत जारी रहेगी? आए हैं। जितनी मैंने खबरें सुनी है आज, उसमें नरेंद्र तोमर दूसरे संदर्भ में आए हैं, किसानों को लेकर के, कि किसानों को नहीं बाबा साहब वो आते रहे। मैं कह रहा हूँ कि क्या ये परंपरा जारी रहेगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। ये मैं समझता हूँ ये परंपरा नहीं है, ये समय की मांग हो सकती है। परंपरा कुछ और चीज होती है, समय की मांग हो सकती है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बाबा साहब मैं आपको रोक रहा हूँ, समय की मांग किसको कह रहे हैं? ये कहा जा रहा है, आपकी नजरों में ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उन्हें, ये समय की मांग है, या जो नरेंद्र मोदी जी बार बार सारी चीजों को खुद लेकर आते रहे वो समय की मांग थी? देखिए ऐसा है, हर एक का काम करने का एक तौर तरीका होता है। अब किसी के ऊपर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठा जाए, प्रश्न उठाने तो आसान है, किंतु उन चीजों की गहराई तक समझना भी बहुत जरूरी होता है। हम सिर्फ एक ही पक्ष को उजागर करते रहे, दूसरे पक्ष को ना ले। आज तक कोई ये गिनवा सकता है कि मोदी जी ने आज तक कोई काम चुनावों को सामने रख के किया हो? अगर आप महंगाई की चर्चा हो रही है, अभी तक ये सामने नहीं आई बात कि किस चीज की महंगाई की बात हो रही है। ये दालों के भाव, जब प्याज के भाव 200 रुपए किलो हो गए थे, महंगाई तो वो थी। दालों के भाव जो 200, 250, 300 रुपए किलो हो गए थे, महंगाई तो वो थी। और आज तो गरीबों को राशन भी बांटा जा रहा है, मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है। और एक मेरी क्षमा करें, मेरी को बात पूरी करने दीजिए। आप जब आप फरमा रहे थे, मैंने बड़े गौर से आपको सुना है। और कैबिनेट का विस्तार अगर सुनिए, जब देश के ऊपर इतनी आपदा आई है, क्या ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, क्या मोदी जी ने किसी विशेष कार्यक्रम के तहत पैदा करी है? नो, ये कुदरत की एक प्राकृतिक मार पड़ी थी, जिसको लेकर के इसका सब कुछ हुआ है। और अगर इसकी गहराई में जाए, मैं अच्छी तरह जानकारी में हूं, दिल्ली को लेकर के जहां से लेबर को भगाया गया था एक राजनीतिक एजेंडा के तहत, और इसी तरीके से देखा देखी लेबर चली गई, फिर भी वापस आई है तो सब कुछ जगह मिली है। लेबर के लिए रहने का स्थान भी यूपी गवर्नमेंट ने किया। हम उन चीजों को क्यों भूल रहे हैं? और अगली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमें लगता है कि वर्तमान में ऐसी स्थितियां आ गई हैं जिससे हमारा बोझ बढ़ गया है, उस बोझ को बांटने के लिए अगर हम कुछ हाथ और साथ में जोड़ लेते हैं तो उसमें बुराई क्या है? हम इसमें ये क्यों देख रहे हैं कि कोई बुराई नहीं। साहब मैं आपसे पूछूंगा, महंगाई के ऊपर भी चर्चा करूंगा, और वो बाकी पहले मिश्रा जी आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? मिश्रा जी, उन्होंने कहा है कि भाई महंगाई नहीं, जो दालें, हालांकि अभी भी सरसों का तेल पिछले साल जो 70-80 रुपए किलो था, अब 170 से 200, 250 तक भी पहुंच गया। गरीब को आप राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, लेकिन वो 5 किलो राशन जो जा रहा है, वो जो चावल आदि जा रहा है, उसको बिना तेल के तो फाकेगा नहीं। दिक्कत तो ये है। चलिए पाहवा साहब बेशक ना मान रहे उस महंगाई को। जी मिश्रा जी, आप कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसके बाद डॉक्टर दर्शन पाल के पास आता हूँ। मैं बहुत सम्मान के साथ पाहवा साहब से आप सभी सम्मानित, और भाई साहब सभी के सभी वकील हैं आप लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत हमारे विभाग के बहुत पारंगत और हमसे बहुत सीनियर हैं आप, तो इसलिए आपका सम्मान बहुत बढ़ जाता है पाहवा साहब। जहां तक महंगाई की बात है, आपने कहा कि नहीं दालें ये हो जाती थी और प्याज इतना महंगा हो जाता था। मैं जहां तक समझ पाता हूं कि महंगाई का सीधा सीधा फंडा होता है ट्रांसपोर्ट से और पेट्रोलियम ईंधन जो है। जब आप पेट्रोल और डीजल पे नियंत्रण नहीं रख पाएंगे तो महंगाई तो जाहिर सी बात है कि रोज बढ़नी है। और इतना महंगा ईंधन, मेरी उम्र भी हो गई और पाहवा साहब तो खैर बहुत सीनियर आप हैं, आपने बहुत सरकारों को आते और जाते हुए देखा होगा। मैंने विदेशी सरकार को भी देखा हुआ है, अंग्रेज सरकार को भी। जी सरकार को भी देखा। और बस ये मोदी सरकार कभी ठीक है, इनके सारे अच्छे काम हैं, सारी जनता राम राज में जी रही है, इस पर नहीं मैं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये सिर्फ चुनाव के लिए सरकार में आई है या कुछ करने के लिए भी ये लोग आगे आए हैं? इनका कहीं कोई नियंत्रण नहीं है, न तो अपराध पर है पाहवा साहब, न तो महंगाई पर है,
न तो संविधान की ये लोग कहीं से भी कोई रक्षा करने की स्थिति में है, खुला नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। जी ठीक है मिश्रा जी, पहले इन्होंने उत्तराखंड में अपना मिश्रा जी हम ना थोड़े से अपने मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं आऊंगा, मैं डॉक्टर दर्शन पाल के पास। पहले पाहवा साहब, इन्होंने उत्तराखंड में एक अपना मुख्यमंत्री बदला है, उनको इन्होंने अभी किसी सदन का सदस्य नहीं बनने दिया। सरकार वहां बीजेपी की है। मिश्रा जी मेरा निवेदन, मैं डॉक्टर दर्शन डॉक्टर दानपाल सिंह, क्षमा चाहूंगा बार बार नाम मेरे से गलत नहीं कर रहा जी, मैं बाबा साहब मैं भी आ रहा हूँ, डॉक्टर दानपाल को हम बीच में नहीं ले पाए। डॉक्टर दानपाल, प्रश्न ये था, जो हमारा मुद्दा था कि मन से हार कहा था हमने, मन की भी हार नहीं कहा था, मन की हार और मन से हार में हमारा ये कि वही, चाहे वो कोरोना काल के कारण हो, उसके अंदर मिसमैनेजमेंट हो, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आप लोग सारे के सारे वकालत क्षेत्र से अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी क्या क्या कहना पड़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कि नोटिंग तक भी मांग ली थी, हालांकि वो बिल्कुल अलग सा विषय बनता था, उससे बड़े लोग सहमत नहीं थे। लेकिन प्रश्न ये कि कहीं तो दुष्परिणाम नजर आ रहा होगा, तभी तो मोदी सरकार ने जो परिवर्तन किया, पोखरियाल, हर्षवर्धन आदि लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया। सबसे बड़ा जो है वो अपने जो वकील साहब है, मैं रविशंकर प्रसाद जी, उनको जो बाहर का रास्ता दिखाया कहीं तो। और उससे भी बड़ी बात, मंत्रिमंडल में जिन लोगों को लिया गया, जैसे कौशल किशोर, आप लोगों को उत्तर प्रदेश से जो कौशल किशोर साहब है, आपने देखा होगा पीछे उन्होंने योगी सरकार की किस प्रकार उसके अंदर बुराई की थी। गंगवार साहब को भी योगी सरकार की बुराई के कारण बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो और उसके बाद अब कौशल किशोर को लाया गया है, तो शायद सीधा सीधा ये भी संदेश दिया गया कि भाई योगी जी का प्रतिद्वंदी खड़ा करने का प्रयास है। तो मेरा जो प्रश्न है डॉक्टर दानपाल आपसे वो यही है कि क्या बात ठीक है चुनाव के लिए कर, लेकिन क्या सरकार, मोदी सरकार को भी भविष्य के अंदर, मोदी जी उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट माना जाता था किसी चीज के अंदर, क्या भविष्य के परिणामों से वो भी कहीं हिल गए? क्या उन्होंने भी मन के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ हार प्रतीत हुई, जो न इस प्रकार का परिवर्तन करना पड़ा? इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया मैंने, परिवर्तन करना सबका अधिकार है, लेकिन इस प्रकार का। डॉक्टर दानपाल सिंह, आपका प्रश्न जो है उसका तो सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे एक शब्द आपने कहा जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार का मतलब है कि जो इमारत है वो ढह चुकी है जी, उसको फिर से खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। ये आपके ऊपर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से संतुष्ट हूँ। जीर्णोद्धार का मतलब ही होता है कि इमारत ढह रही है, अब उसको मरम्मत की जरूरत पड़ रही है, तो उसी तरह की एक कवायद है। रही मन की हार की बात, तो मन की हार तो साफ अंदाजा लगा सकता है हर कोई व्यक्ति। पहली बार कोरोना का संकट आया तो लॉकडाउन लगा, पूरा देश बंद कर दिया गया बिना किसी विचार किए। जैसे लगता है कि हम उठे सोकर और मैंने बोल दिया कि देश बंद, मैं उठा और मैंने बोल दिया कि नोट बंद। क्या मतलब होता है किसी चीज की? कुछ तो आप सरकार में है, आपका दायित्व तो है, आपको आगे के समाज को दूरदृष्टि आपकी होनी चाहिए। क्या आगे असर पड़ेगा? आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप 130 करोड़ लोगों के आप रक्षक हैं, उनके पेट भरने वाले हैं। आप सीधे उठते हैं और पूरा देश बंद कर देते हैं। नमस्ते ट्रम्प में तो पूरा देश खुल गया, कोरोना नवंबर से आ रहा था, दिसंबर 19 से आ रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर आप एकाएक उठते कहते हैं देश बंद। आज भी पहली बार जो कोरोना का लॉकडाउन लगा था उसका असर आज भी है, और फिर दूसरी बार कोरोना इतनी भयावह स्थिति में आया तो फिर लॉकडाउन क्यों नहीं लगा? ये तो मन की हार है या नहीं है, इस पे आप थोड़ा विचार करेंगे। ये किस तरफ दिखाता है? ये मन की हार है। अगर पहला लॉकडाउन सही था तो दूसरी बार लॉकडाउन लगना चाहिए था, और अगर दूसरी बार नहीं लगा तो पहली बार के लिए क्षमा मांगिए। पहली लॉकडाउन का असर आज तक नहीं गया है। बेरोजगारी, आपने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, देश में हो ही यही रहा है। या तो पूंजीपति बढ़ रहे हैं, गरीबों को मुफ्त में खाना खिला दीजिए और पूंजीपतियों को अधिक से अधिक धनी बना दीजिए। आज भी गिने चुने 2-4 नाम है जो रोजाना धनी होते जा रहे हैं इस देश में, और गरीबों को मुफ्त में राशन दीजिए। मध्यम वर्ग जो पूरे देश का भार उठाया उसका क्या है? मैं तमाम कचहरी से लेकर और बाहर के देश समाज में हम लोग घूमते हैं, हालत ये है कि हर सेक्टर डाउन हो गया है। एक एक आदमी ऐसा है जो रोजी रोटी के लिए, खाने के लिए आदमी मध्यम वर्ग मर रहा है, उसे तो राशन भी नहीं फ्री मिल रहा है।
उसके पास नौकरी भी नहीं है। तो इसके लिए अभी पवार साहब, आदरणीय पवार साहब ने कहा कि प्रश्न उठाए जाते। प्रश्न किससे उठाएं? हमने आपकी सरकार चुनी थी, हमने आपको वोट दिया था, प्रचंड बहुमत से आप आए हैं, प्रश्न किससे उठाने जाएं? प्रश्न उठाना गुनाह है अब इस देश में? अपनी बात कहना गुनाह तो नहीं हो सकता है, प्रश्न तो आप ही उठा सकते हैं। सर, आवाज उठाने पर कई लोगों के जी, विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही आपने जो नजर आती है। कहा पावा है, साहब, मैं वापस आपके आपने पास जो पहले कहा वाले है, प्रश्न पर लौटता हूँ। पावा साहब, एक आप सेकंड, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए, फिर आप साथ साथ जवाब देते रहेंगे। पावा साहब, देखिए, हम वापस पहले वाले प्रश्न के ऊपर लौट रहे हैं। देखिए, दो मुद्दे से उठ के आए हैं। जी, दो अभी मुद्दे दो, उठ के आए उन हैं। दो एक मुद्दों महंगाई का भी का आप मुद्दा जवाब उठ के आया दीजिएगा। है। पावा साहब, उनका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले मूल प्रश्न के ऊपर जिसको लेकर हमारी डिबेट शुरू है, उनका भी जवाब साथ साथ देते रहे। हमने कहा था गरीब मार हर्षवर्धन को लेकर, आपको भी मालूम है कि जितने भी फैसले हर्षवर्धन साहब लेते थे स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके अंदर नीति आयोग इन्वॉल्व होता है, उसके अंदर पीएमओ इन्वॉल्व होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जो मुखिया है मोदी, उनके विरुद्ध आप कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, आपने उनको बलि का बकरा बना दिया, उनको निकाल दिया। हालांकि, लेकिन मुझे ये बताइए, फिर निर्मला सीतारमण जैसों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप ये बताएं। तो ये गरीब मार हुई या नहीं हुई? पाहवा साहब, इस प्रश्न का भी जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज तथ्यों को सामने रख करके नहीं की जा सकती। तथ्य सिर्फ हवा में बात कर देना कि ये हो गया, वो हो गया, तथ्य सामने ना लाए जाएं तो ऐसा लगता है कि हम अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हैं और औरों को भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी सीधी तो बात ये, आपने कह दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आपने नीति कह आयोग दिया, की इन्वॉल्वमेंट होती है। ये तो मैं कहता बात हूं है नहीं। बहुत सारे विभागों, देखिए एक बात सुनिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम ये कहते हैं कि नीति आयोग की इन्वॉल्वमेंट होती है, अगर आप ये कहते हैं कि अन्य अन्य कई संस्थानों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, हम इस बात को क्यों भूलते हैं कि हमें अगर लगता है, और ये अकेले आदमी का, आप ये मान के चलिए, अकेले आदमी का निर्णय नहीं होता, वहां सबके निर्णय होते हैं। घोषणा एक ही व्यक्ति करता है कि क्या फैसला है, तो फिर वो घोषणा संबंधित मंत्री क्यों नहीं करते? सारे तथ्यों को तो मंत्रियों को घोषणा करनी चाहिए। तो ये नहीं कह सकते कि किसी को बलि का बकरा बनाया गया। ये खामखा में एक भ्रम पैदा करने वाली बात है। ये बिल्कुल नहीं कह सकते बलि का बकरा बनाया गया। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत। बाबा साहब, आपका अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज चली गई है, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। किंतु क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कोई नए चेहरे को भी ट्राई किया जाए? और ये ट्रायल का समय कभी भी हो सकता है, खासतौर पे जब हमें लगता है कि पब्लिक वॉइस उठ रही है, चाहे वो उनको गुमराह करके उठाई जा रही है या कैसे की जा रही है। हम जरा पीछे मुड़ के देखें तो इससे पहले, मोदी सरकार आने से पहले क्या हालात थे देश के अंदर। पावा साहब, आपका वीडियो चला गया है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है हमारे पास बिल्कुल भी। एक सेकंड में ठीक कर लेता हूँ। जी आ गया, बोलिए। इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि देश का सोना गिरवी किया गया था, 15 टन सोना लेके। पावा साहब, बहुत ज्यादा फ्लैशबैक, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं चाहते, हमारी बात तो सुनिए। और जिस पेट्रोल को लेकर के माननीय रेलवे, एयरपोर्ट, इस पेट्रोल को लेकर के माननीय मिश्रा जी ने बात करी है। ऑयल बॉन्ड, पिछली सरकार ने अरबों रुपए के ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, जो अब मैच्योर हो गए हैं। वो उस वक्त उन्होंने वो सब्सिडी दे रहे थे, वो मैच्योर हो गया और अब सब्सिडी नहीं दी। 20,000 करोड़ जा चुका है, 3,500 करोड़ एक बात, दूसरी बात, मेरी बात, मेरे को जवाब तो देने दीजिए। महाराष्ट्र का पैसिव बैंक की स्थिति देख लीजिए बाबा साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगली बात, क्या राज्य सरकार इस पे टैक्स नहीं लगाते? डीजल पेट्रोल पे उनके कोई टैक्सेस नहीं होते। तीसरी बात, माननीय अपने प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि ये क्या नाम, साहब आप मुद्दे से डीरेल हो गए हैं। मेरा निवेदन है कि वापिस जो मंत्रिमंडल हुआ बनाया गया है कल, उसके ऊपर अगर चर्चा में आए तो ज्यादा बेहतर है। क्या आपको नहीं लगता मोदी जी को, क्या नहीं लगता कि चुनाव के परिणाम नजर नहीं आ रहे क्या मोदी जी को? मंत्रिमंडल, दो चीजें इसमें देखने वाली है, दो चीजें इसमें देखने वाली है। एक चीज कि कई इसमें डॉक्टर हैं, कई इसमें वकील हैं, कई इसमें प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो हैं, कई इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं,
मात्र 2 या 3 लोग हैं जिनकी अंडर पिछले ग्रेजुएट मंत्रिमंडल में डॉक्टर हर्षवर्धन भी डॉक्टर थे और श्री रविशंकर प्रसाद भी एडवोकेट थे। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थे। अब ठीक है, कुछ लोगों की संख्या बढ़ा दी है। मैं उनका सबका सम्मान पूर्वक नाम लेता हूं, मैं उन सबका सम्मान करता हूं और उनमें अच्छा, से ये कईयों बताइए, को मेरे पास व्यक्तिगत रूप अब से भी आखिरी का जानता समय हूं, है, 5 मिनट का। किंतु क्या यदि बाबा किसी साहब, और को अवसर दिया जाता है तो उसमें गलत क्या है? या मैं एक बिल्कुल बात ठीक है। कहना चाहता हूँ, पावा साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, पावा साहब मेरी आवाज सुनिए, मुझे अब इतना बताइए कि ये जो कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, क्योंकि अब अगले 5 मिनट में मुझे सभी मेहमानों के पास आना है। पावा साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपकी नजरों में ये जो मंत्रिमंडल कल बदला गया, फेरबदल जो कुछ भी है, आपकी नजरों में क्या ये कॉस्मेटिक चेंज है, ये जीर्णोद्धार, ओवरहॉलिंग है या विस्तारीकरण है? आप क्या कहेंगे इस मंत्रिमंडल? मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ जी, एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि ये मंत्रिमंडल कई बातों को ध्यान में रख करके चुना गया। यदि हम इसको ध्यान पूर्वक देखें तो कई बातों को ध्यान में रख करके चुना गया। ये हमारे देश की एक अजीब सी परंपरा है कि हर क्षेत्र वाले लोग कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। प्रतिनिधित्व है तो कम है। हमारे जाति में से किसी को नहीं बनाया गया। ये मांग भी कई दफा पूरी करनी पड़ती है, एक बात। दूसरी बात, उनमें आप ये देखें कि बहुत अनुभवी लोग चुने गए हैं। उनमें 2 चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे एमपी हैं जो 5 बार, 6 बार, 7 बार इलेक्ट के हो करके आए हैं और दूसरे अलावा बहुत बार विधान। मेरी बात पूरी करने दीजिए और इस बात को नहीं बोलिए, इस बात को नहीं बोलिए। मैं ये नहीं कहता कि रविशंकर प्रसाद जी जो है किसी तरह से कमजोर थे, मैं ये नहीं कहता कि उनका जनता के साथ कोई तालमेल नहीं था, किंतु हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि इस वक्त जो मंत्री आए हैं उनका जमीनी जुड़ाव रहा है। ठीक है बाबा, अगर जमीनी जुड़ाव रहा तो मोदी सरकार को पहले भी सोचना चाहिए था। पहले जमीनी जुड़ाव वाले लोग क्यों नहीं लिए? बात तो ये भी बनती है ना बाबा साहब। जी मिश्रा जी, आप मुझे बताइए अब इस कॉस्मेटिक चेंज के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं क्या दिया गया? हम अपने काम को बाबा साहब मेरा निवेदन है, अब जरा एक बार हरवंश मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए। जी आदरणीय पावा साहब से मैं यही जानना चाहूंगा कि पहले भी जो लोग थे उनकी आलोचना नहीं कर रहे। रविशंकर जी बहुत अच्छे थे, हर्षवर्धन जी बहुत अच्छे। मिश्रा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग अटक रहे हैं मेरे ख्याल से। बेहतर है, इनका कहने का सेंस यही। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, अटक रहे थे, आपके पॉज हो रही है, कट रही थी। अच्छा, आदरणीय पावा साहब से मैं बस यही जानना चाहूंगा कि मान लीजिए पावा साहब का कोई जूनियर हो जो 10 साल से इनके साथ लगा हो, हाँ, मतलब उसको उसमें समझने की जरूरत है। तो जितना इनका वर्क, इनकी फाइल, इनका चेंबर वो 10 साल का व्यक्ति जानेगा, उतना 3 दिन का जो आएगा इनका जूनियर वो नहीं जान पाएगा। अब तो ये जो नया मंत्रिमंडल है, अब इनको सारी चीजों को समझने की जरूरत होगी। ये समझते समझते 2 साल बिता देंगे। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं मिलाकर बेशक समर्थ आप समझने की बात कहते हैं। सच्चाई तो यह कि कंट्रोल आपको भी पता चलना किसका, उनके इशारे के बिना वहां पता भी नहीं। डॉक्टर दानपाल, मैं एक टिप्पणी डॉक्टर दानपाल से ले लूं। अनुप्रिया पटेल जी ने इतना उछल कूद किया, मैं एक टिप्पणी मैं पहले डॉक्टर दानपाल से ले लूं। डॉक्टर दानपाल आप क्या कहेंगे? अब मेरे पास मात्र 2 मिनट का भी समय नहीं बचा। डॉक्टर दानपाल क्या कहेंगे? आपकी क्या टिप्पणी होगी? क्योंकि हम आज कहीं ना कहीं डीले हो गए। डॉक्टर दानपाल जी, कई मुद्दे सर बीच में आ गए, लेकिन जल्द ही इसको समेटते हैं। जैसे आपने कहा जीर्णोद्धार, तो जीर्णोद्धार में कुछ सुधार हो जाता है। जीर्णोद्धार में कुछ सुधार हो जाता है तो केवल फेस मेकिंग का मामला दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाया गया, 6 ओबीसी से और 1 ब्राह्मण। तो आप समझ सकते हैं कि ये चेहरा चमकाने का ही है और चुनावी मोड में सरकार है, चुनाव की ही सारी चीजें चल रही है। रही बात हर एक चीज कहा जाए कि मोदी सरकार में हुआ 15 टन सोना 91 में गया था और तब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री बने और उसके बाद जब वो रहे तो जब गए तो देश में एक बिलियन डॉलर, केवल $1 बिलियन बचा था सर जब मनमोहन सिंह जी आए थे। मेरी चर्चा आज उसमें थी
मैं क्षमा चाहूंगा, हम लोग कहीं ना कहीं आज मुद्दे से भटक गए, जिस विषय को लेकर हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन बेफिक्र रहिएगा, चर्चा ये जारी रहेगी, क्योंकि नमस्कार इंडिया, आपको पता है जिस चर्चा को चर्चा को जमीनी हकीकत से जुड़े लोगों के साथ चर्चा करता है, और हम फिर कहते हैं कि ना हम दुश्मन है सरकार के और ना पैरोकार गुनहगार के। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ डॉक्टर दानपाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एडवोकेट हरिवंश मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवोकेट राम प्रकाश पावा, आपका भी नमस्कार इंडिया से जुड़ने के लिए बहुत मेरा नमस्कार। अगर किसी की शान में मैंने कोई अच्छे शब्द नहीं कहे हों तो उनको मन में ना रख के मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। जी जी जी, धन्यवाद। नहीं, आप बड़े हैं, आदरणीय हैं, आपको सादर प्रणाम।